नमस्ते दर्शकों, मैं हूं विभूति झा। दिस इज जयपुर डायलॉग यूएसए। वेलकम टू द शो। और हमेशा की तरह आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक, वी वैल्यू देम वेरी सिंसियरली। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश कपूर जी। ये आज जयपुर डायलॉग में दूसरी बार आए हैं। पहली बार हमने जयपुर डायलॉग मेन पेन को इनसे बातचीत हुई थी। आज जयपुर डायलॉग यूएसए पे बात हो रही है और आज की चर्चा हम करेंगे देश कपूर जी के साथ। एक मुद्दा है जो हम दोनों बात कर रहे थे कि डीप स्टेट, वो जो कहते नहीं है कि इनविजिबल, ऑमनीपोटेंट, ऑमनीसाइंट, ऑमनीप्रेजेंट डीप स्टेट, वो क्या भारत में सक्सीड करेगा या गिरेगा, या उसके सारे इरादे बिल्कुल फॉल फ्लैट होंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंट मुद्दा। लाइक बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। आप भारत की तरफ देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है वहां पे। राहुल गांधी की इलेक्शन कमीशन ने क्या चपत मारी। संजय कुमार नाम के महापुरुष ने एडमिट किया कि वो सारा डेटा ही गलत था। अनजान में गलत था या जानबूझ के गलत था, हमें उसके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। देश कपूर जी, हम आ रहे हैं वापस मेन मुद्दे पे, डीप स्टेट। और डीप स्टेट की चर्चा इतनी भी है कि मैं जानता हूं कि भारत एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है फॉर फॉरेन एजेंसीज, एंटिटीज टू प्ले देयर गेम। हाउ आर वी प्लेइंग इट? व्हाट्स योर थॉट, considering first my item that I want to do your thoughts on was this election commission attack by Rahul Gandhi, or was it his own imagination, or what is here, considering Bangladesh and Pakistan में जिस तरह से शेख हसीना और इमरान खान को हटाया गया था. This is not unknown to us. Right. I think it's a very good question और ये बहुत अच्छा प्रश्न है जिसके बारे में हमें और थोड़ा और सोचना चाहिए। बिकॉज जिस तरह से मैं इसको देखता हूँ, पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लें डीप स्टेट का, राइट, एंड ऑल्सो द कंपल्शंस दैट आर देयर विद द यूएस एंड व्हाई इट बिहेव्स द वे इट बिहेव्स। मेरी नज़र में डीप स्टेट जो है ना, वो एक होमोजेनस बॉडी नहीं है वो, और या होमोजेनस ग्रुप भी नहीं है वो। एक्चुअली जब मैंने उसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश की तो मेरे हिसाब से वो 5 टीयर्स थे। पहला टीयर जिसको मैं मानता हूँ वो है ग्लोबल एलीट, जिसमें काफ़ी लोग बात करते हैं इसके बारे में, क्राउन काउंसिल एंड कमिटी ऑफ 300, और फिर उसके स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स आते हैं जिसमें काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, ट्राइलैटरल कमीशन है, चैथम हाउस है, फिर वो सीक्रेटिव फोरम्स होते हैं जैसे बिल्डरबर्ग है। अब बिल्डरबर्ग में जो इस साल का जो हुआ था मीटिंग अर्लियर दिस ईयर, उसमें यूरोप ट्रांस अटलांटिक जो रिलेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस हुआ। तो बेसिकली और उसमें 2 लोग थे, 2 इंडियंस थे और या इंडियन ओरिजिन के लोग थे जो वहाँ थे। एक सत्या नरेला थे और एक फरीद ज़कारिया। सो बेसिकली वहाँ ये डिस्कस होता है कि आगे क्या करना है। लाइक दे they don't share what has been discussed, but they discuss a lot of things for the coming year. तो उसके बाद आते हैं जो ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड WEF। और फिर उसके बाद मैं मानता हूँ कि जो नेशनल एक्टर्स होते हैं, जो नेशनल लेवल एक्टर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसीज होती हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो आती हैं। फिर लोकल इन्फ्लुएंसर्स लाइक यूनिवर्सिटीज, NGOs एंड द ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस जिसको कहते हैं, जैसे लॉयर्स का एक ग्रुप है जो इंडिया में भी काफ़ी एक्टिव है। तो इनमें मेरी नज़र में जो पहले 2 टीयर्स हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं होते, जो नीचे के जो टीयर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स गो एंड स्पेशली 4th and 5th टीयर। बेसिकली मैं जैसे प्लेयर्स लाइक जॉर्ज सोरोस एंड द रेस्ट ऑफ फोक्स, उनको मैं लास्ट के 2 टीयर्स में मानता हूँ, जो द वे दे एक्ट नाउ।
people can come and go. I feel that, people like Trump and Biden can come and go, depending on the national level actors. But the people at the top, they remain the way they are. They don't change. अब जो अमेरिका का जो वे ऑफ फंक्शनिंग है, regime change operations and things like that, मेरी नज़र में वो इसलिए होता है क्योंकि US is bound by or has given two guarantees. One is NATO की security guarantee और दूसरी है US dollar की guarantee. Now you cannot give a guarantee if you cannot predict something accurately, right? Like otherwise अगर आप guarantee कैसे देंगे अगर आप control ही नहीं कर सकते? तो आप क्योंकि आप गारंटी दे रहे हैं इसलिए लाजमी है कि आप कंट्रोल भी करेंगे. तो वो एक चक्कर रहता है कि जितने भी regime change operations होते हैं, they are basically against those people who are not amenable to control. अगर तो आप कंट्रोल नहीं हो सकते तो आपको चेंज करना लाजमी होगा, बिकॉज देन यू कांट गिव अ गारंटी टू द वर्ल्ड कि हम ये जो है हम एक खास डायरेक्शन में जाते रहेंगे. द वर्ल्ड ऑर्डर, द रूल ऑफ लॉ, all that is like setting a certain direction. That direction can only be set if you can control the direction itself. So वहां पर एक बड़ा issue है, because until 2014 basically India was on sale at the highest of levels. चाहे वो like इंदिरा गांधी का टाइम हो, जब Mitrokin Archives कहता था कि even Indira Gandhi and the rest of her entire cabinet was on the payroll of KGB. And KGB का खुद जो डायरेक्टर था उस समय Oleg Kaluchin, वो ये कहता था कि the entire India was on sale, anybody could buy anyone. So whether it was CIA or KGB or China, anybody could buy anyone. Like we all know how Jyoti Basu or Krishan Singh Surjeet and EMS Namboodiripad, all these guys who were like Namboodiripad was the first Kerala chief minister, Jyoti Basu, the longest serving chief minister of West Bengal. They all were like arrested for collaborating with China during the 1961 war, and this is a fact. So basically the entire India was on sale until 2014. That was the first time that India's highest leadership was not on sale, at least. मतलब बाकी जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मीडिया है, वो तो हमने देखा ही है कि दे हैव बीन ऑन सेल, चाहे वो चाइना के हों, चाहे वो यूएस का हो, चाहे कहीं का भी हो. तो बेसिकली now like it has come to a point where India is making decisions which is putting it at a point of strength. And strength इस तरह से कि एक strategic autonomy की तरफ जा रहे हैं, so that the deep state is not able to, at least at the top two tiers, are not able to control the direction in which India is going and the direction in which India is taking the world like towards, right? So अगर तो इंडिया सबसे बात करके और एक खास डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है जो कि डीप स्टेट नहीं चाहता, तो उसके लिए एक प्रॉब्लम है. और like their problem is not with India, their problem is with India that has Modi at the helm. So एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई थी, ये जो धनखड़ साहब का वो पूरा एपिसोड था, कि they will do whatever it takes to take Modi out. They are okay with BJP also, but BJP without Modi. So that is where the situation is currently. मैं जो ये देखता हूँ राहुल गांधी का जो EVM का है, वो एक ना स्ट्रैटेजी होती है, इट्स कॉल्ड क्लोवर्ड पिवन स्ट्रैटेजी. क्लोवर्ड पिवन स्ट्रैटेजी. सो ये क्लोवर्ड पिवन स्ट्रैटेजी जो है, दैट वाज दो प्रोफेसर्स थे. सिचुएशन है जो भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं उसको इस कदर लाइक उस पर प्रेशर डाला जाए कि वो जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं वो ही टूट जाएं. मतलब यू push and pressurize through mobs to such an extent that the institutional frameworks collapse. And once they collapse, then that chaos that has been created can be used to create something different. So they have
use that, and खुद जो पिविन जो प्रोफेसर पिविन थे, that person was there even during the Wall Street का जो वो था ना, वो entire जो campaign चला था, और जो Arab Springs वगैरह जो हुई हैं, और ये सारे जो campaigns हैं, they came out of used again and again across, और मैंने इसके बारे में काफी लिखा भी है, और बात भी की है, which like incidentally even like people like Vikram Suji also देशी थोड़ा व्यत्यय हो गया है, लेकिन कंटिन्यूइंग द चर्चा, देशी आर यू बैक? यू आर फ्रोजन। सॉरी, वो कट गया था। हाँ, so let me आपकी आवाज उस समय निकल गई थी जब आप कह रहे थे कि विक्रम सूद, आपने उनका नाम लिया था, उसके बाद हमने कुछ नहीं सुन पाया। तो विक्रम जी ने एक्चुअली अभी कॉर्पोरेट किया था कि दैट इज समथिंग दैट ऑल दीज फोर्सेस डू यूज। सो बेसिकली what he is trying to do is Rahul Gandhi is trying to pressurize an institutional framework to an extent that the entire thing actually collapses, so that he can take over the control like within that chaos that happens. That is the aim. शेख हसीना के साथ भी हुआ जो वो सेम था, वही प्रेशराइज किया गया, इस कदर प्रेशराइज किया गया सिर्फ एक पॉइंट पे, और वो अबाउट द reservations के वो बारे में बात थी। तो basically like that is what he is trying to do। और एक वो जर्नलिस्ट रोड्रिगेज, like उन्होंने बात भी की है कि there is an Operation 37 that is that is going on, which they are trying to break away 37 people off of NDA। Now अगर मैं देखूं दो चीजें जो उनको जो इमीडिएट इवेंट्स आ रहे हैं, एक तो है बिहार की इलेक्शंस। बिहार की इलेक्शन इज अ वेरी गुड टाइम फॉर देम टू इम्प्लीमेंट दैट whole Clovert Piven strategy of pressurizing the institutional frameworks, and like maybe they'll actually back out so that they can do the same thing that they have done in Bangladesh with Sheikh Hasina. The other thing that they are trying to do is the VP key elections. They have come out with this ex-judge, I think Mr. Reddy, who is very close to Chandrababu Naidu and Telugu Desam. Their calculation is that they can cleave away the Telugu Desam from the NDA, and that leaves a big gap within the NDA. So that can bring down the government itself. So basically agar dekha jaye to they are going forward with all these things right now, and so इसको मैं सिर्फ एक EVM के खिलाफ है या का जो एक्सरसाइज हो रही है ये सिर्फ उसके खिलाफ है, वो तो एक तरह का रूज है, राइट? लाइक दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज। नाउ वी ऑल नो दैट दिस होल CAA and NPR NPC वाला जो था, वो सिचुएशन जो थी, that was all nonsense. All the entire farmer law thing was all nonsense. There were no farmers. मैं उसमें मजाक करता था कि मैंने उस साल वो न्यूज़ देखी थी, India had record Rabi and Kharif crop that year. तो मैं सोच रहा था अगर 3 लाख फार्मर अगर दिल्ली के बॉर्डर पे थे, और पूरे फार्मर्स पूरे पंजाब में जो फार्मर्स हैं वो अगर 1 से ज्यादा नहीं है उनके, तो 1/3 अगर जो फार्मर जो हाउस होल्ड हैं वो भी हट्टे कट्टे जो जिम लगा के बैठे थे और हलवा पूरी खा रहे थे, वो अगर दिल्ली के बॉर्डर पे थे, तो खरीफ और रबी की क्रॉप उगा कौन रहा था? तो इधर वी हैड वर्ल्ड हंगर सोल्यूशन टू द वर्ल्ड हंगर के कोई उगाने की जरूरत नहीं है, कुछ बोने की जरूरत नहीं है, कुछ वो काटने की जरूरत नहीं है,
अपने आप क्रॉप उग भी जाएगी, कट भी जाएगी और मार्केट में भी चली जाएगी, क्योंकि सारे फार्मर्स तो वहां बैठे थे 6 महीने के लिए. So they were not farmers. So either they were not farmers or we have the solution to world hunger. Like either one of them was true, right? That's right. Because it was the highest Rabi and Kharif crop ever in independent India, at that time. How could that have happened? So all these things we know have no basis in reality, have no actual truth in them, no factual truth, yet they are pushed forward in a way that it becomes a crisis. हर जगह यही हुआ है. शहीन बाग का पूरा जो वो था आंदोलन, वही झूठ पे था, येट लोग वो सच्ची तरह से बात भी नहीं कर पाए पूरी तरह से. तो किसी चीज का सही होना या ना होना वो इम्पोर्टेंट नहीं है इस पूरी स्ट्रेटजी में. जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कितने एक्टर्स जो हैं विद इन द नेशनल फ्रेमवर्क हैव यू कोऑप्टेड. Media has been co-opted, the journalists, the entire YouTube commentators, the bureaucracy और बाकी लोग जो हैं. अभी एक और बड़ी डिस्कशन चल रही है कि even one of the nationalist think tank has been co-opted by the outsourced forces. Nobody, people are not talking about which it is, but it is one of the topmost. So who all will be co-opted is something that we have to see. But in this case, the deep state is trying its level best at different levels. और हर level पे ऐसा हुआ है कि Modi ji has gotten some bruises, gotten badly bruised at times. Farmer law was one case where he had to take back all the farm laws, which he shouldn't have, but he had to actually de-escalate the whole matter. So he has been ये अब जो केस जो ट्रम्प के साथ चल रहा है, despite the fact that US and Russia have over 30% increase of trade, he's talking about India's trade, and all these things are going on. All that is targeted towards Modi ji. So this is that is how I see it. He has been badly bruised, but he has fought back. And I think as long as we are all clear कि हम जो हैं हम किस तरफ जा रहे हैं, I think we should work towards making sure that this deep state or the rest of the folks out there aligned to that are not able to take control of India. Because if they take control of India, then the entire the Indian system will collapse. वो 4 ट्रिलियन 4 से 10 कभी जाएगा ही नहीं. बहुत बढ़िया आपने ओपनिंग बैटिंग की है. और मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को कि अगर आप हमारे वक्तव्यों से परिचित हैं तो आपको बता दूं कि 2020 में जब ट्रंप हारे थे, या जो लोग कहते हैं कि जो उन्हें प्रेसिडेंसी नहीं दी गई थी, तब से लेकर के तब मैंने हमेशा इस बात की चर्चा की है. ये जो कारवां है, कारवां ऑफ द अनहोली अलायंस of what Deshji was talking about, these co-opted agencies. I had said the phrase, and you said it today, Deshji. बहुत खुशी हुई मुझे वो सुनकर. They will do whatever it takes to remove Modi, whatever it takes. And to that end, as you mentioned earlier on, कि एक जमाने में सारे के सारी सिस्टम ही बिकी हुई थी भारत की. तो एक छोटी सी बात बता दूं कि जब मैं शारजा में था, एक दफा क्रिकेट मैच हुआ था, इंडिया अजहरुद्दीन की टीम थी, और वहां पे मेरे पाकिस्तानी दोस्त ने कहा था कि आज आप लोग हारने वाले हैं. तो मैंने उनसे कहा कि आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? तो आप पाकिस्तान पे पैसे लगाइए, आपको बहुत पैसे बनेंगे. मैंने कहा कि वो सवाल तो उठता ही नहीं है, लेकिन हम मैच देखने गए थे. इस बात की आपको बता दूं, पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था, पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा था, बिकते हैं साले बिकते हैं, दो आने के बिकते हैं. दिस वाज द एग्जैक्ट स्लोगन. आई हैव हर्ड इट माई सेल्फ.
in my own presence. तो ये जो है भारत में एक जो है सबके घूसखोरों की जो आदत लग गई है ना, वो दीमक बन के हमें चाट रहा है. राहुल गांधी की सीसीपी की एग्रीमेंट है, कोई कुछ नहीं पूछता उसके बारे में, सरकार भी नहीं बोलती. उसकी डुअल सिटीजनशिप है, कोई नहीं बोलता. तो सवाल ये उठता है कि सिस्टम इतना घिनौना कैसे हो गया देश जी, और देशवासियों को क्या चाहिए इस वक्त में कि आपने मोदी को मैंडेट दिया था 2014 में करप्शन का, एंटी करप्शन के कारण. आज फिर भी वही करप्शन है. लोगों ने मोदी की इस बात की भी प्रहार किया, अरे मोदी तो करप्शन हटाने की बात करते थे, वो तो अभी भी है. लेकिन इतना मैं जानता हूं कि यहां पे डिफेंस डिपार्टमेंट वालों ने कहा था मोदी इज इनकरप्टेबल. दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर. सो भारतीयों को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मुर्गी बनेंगे या शेर बन के सामने आएंगे, या उसी तरह की हरकतों में डूबे जाएंगे. तो डीप स्टेट की बात जो आपने कही बिल्कुल सही कही थी. उन सब चीजों से मेरा भी थोड़ा परिचय है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की तरफ बड़ी इंपॉर्टेंट सी चर्चा होती है उसमें. वेस्ट का इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज रियली पावरफुल. They make everything aspirational. I wanted to come to you on another aspect. Is how do you attribute Donald Trump's, you and I belong to that group of people who believed that the convergence of purposes between Trump and Modi were so many that they have to become the best of friends. And these two leaders were the ones who were actually fighting the establishment, the swamp. What triggered that Trump has gone so against India now at this point in time? Is it his play, or has he fallen to the deep state machination कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करनी है तो मोदी को हटाओ, राहुल तो बंदा बनेगा, चमचा बनेगा. Your take on that? So there are a couple of things the way I see it. पहली तो ये है कि I think Trump actually came to the forefront as a challenger to the deep state. But in that, जैसे मैंने कहा, he's at the fourth tier. तो वो change होते रहते हैं. And he was okay to bat for them and align with them, I think later on, because ये especially जब Epstein का जो case आया, because Epstein का case is pivotal. So where MAGA के जो लोग हैं, they also think they have been like betrayed in many ways. So अगर उस तरह से देखें तो I think there was a shift that happened around Epstein case, and he suddenly changed. और वो change उसका काफी पहले से मेरे ख्याल से चल रहा था, क्योंकि वो आया. See, there are many people I know who voted for Trump not because Trump was there. They voted for Trump because he was aligned with people like Elon Musk, Tulsi Gabbard, Vivek Ramaswamy, RFK Jr. हम सब ने ये सोचा अगर ऐसा स्टेलर स्टार कास्ट है तो जो काम होगा वो हमेशा अच्छा ही होगा, वो खराब नहीं हो सकता. But within a matter of couple of months, the entire star cast was gone except for Tulsi Gabbard and RFK Jr., who were relegated to doing something else. Now, if we look at that, so I think there was some change that happened within Trump itself. And जहां तक ये पाकिस्तान का केस है, see, one has to remember कि Pakistan has a certain relationship with the CIA, which not many countries have. At many times I've said that Pakistan has the CIA by its what, because they can do whatever they want, and CIA और ये पूरा US का जो तंत्र है वो उसको तंग नहीं करता. और दूसरा एक और रियलिटी है, वो ये है कि जब तक मोदी जी नहीं आए थे तब तक अगर हम देखें विद द fake currency notes, with Hawala, with the narco terror and all those things that were happening in Kashmir,
उस तरह से अगर हम देखें तो हम ये रियलाइज करेंगे कि इंडिया जो है वो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को नहीं पाल रहा था, मतलब जो इंडियंस हैं वो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को नहीं पाल रहे थे, वो पाकिस्तानीज को भी पाल रहे थे, क्योंकि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर गोइंग टू पाकिस्तान थ्रू दीज थ्री। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, अगर आप एक मिनट दे, मैं आपको वो सुनाता हूँ कि 2010 की बात है। देयर वाज अ केस दैट हैपेंड एंड आई वाज रीडिंग इन द न्यूज़पेपर कि जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसके पास जो पब्लिक बैंक्स हैं जैसे स्टेट बैंक और ये पंजाब नेशनल बैंक के जो ब्रांचेस हैं, वहां पर दे फाउंड फेक करेंसी नोट्स। द ऑब्वियस कंक्लूजन वाज कि ISI के थ्रू आया होगा, but when the CBI actually did the investigation, and this I read again in the newspaper, but बाद में वो सारे references निकाल दिए गए थे, they found out that those fake currency notes actually came from the RBI's vaults. That means it was so devastating. That means that the Central Bank of India, उसके जो vaults हैं, they were also compromised. There was nothing left after that, right? The whole economy, and this is around 2010 and 2011. So when the demonetization happened, और RBI को पता ही नहीं था कि हो रहा है, वो 8 बजे वो किसी और मीटिंग के लिए बैठे थे और हो कुछ और रहा था, तो it meant very clearly that RBI itself was so badly compromised that Modi ji did not even believe them. So that was a situation that India was in, that somehow the ISI and Pakistan had actually made inroads into even the central bank. और वो डेलारू जो कंपनी है जिससे इंडिया पेपर लेती थी, उसको प्रणब मुखर्जी ने ब्लैकलिस्ट किया था, वापस पी चिदम्बरम जी ने उसको वापस डाल दिया था कि वापस हम ले रहे हैं. Many people do not know, and you can go on the web and check it out. Delaru had a joint venture with Pakistan's State Bank, which is their central bank, since 1950. How is it that India was getting the paper from the same bank, like from the same company that Pakistan had a joint venture with? और वो पेपर जिसपे इंडियन करेंसी छपती थी, वो वाला सेम पेपर इंडिया से ज्यादा उठाते थे. ये सिचुएशन थी. तो पाकिस्तान has had it all pat down in terms of how it had infiltrated India. Nobody knows how to infiltrate India as well as Pakistan does, and now and also China. So within China, Pakistan, and CIA, they had it all secured, like in terms of India. That is why Pakistan becomes a very good ally if they have to target India, because Pakistan has inroads. Journalists know, we know there is a certain member of parliament from Assam. His wife is from Pakistan. He has been going to Pakistan. We know Mulayam Singh Yadav also used to go to Pakistan. Like, we know how things work out, how ISI's narrative has been worked out so well with a Congress का IT cell. ये कोई छुपाने वो छुपाई बात तो है नहीं, ये सब लोग जानते हैं. Now here's a funny thing. ये जो है, जो क्रिप्टो डील जो की ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ, उसमें जो एडवाइजर है WLF का, दैट गाय जो बिलाल है उसका नाम, आई थिंक दैट बिलाल गाय, ही वाज अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑन April 15th, एंड April 22nd को पहलगाम अटैक होता है, और फिर जो डील साइन होती है वो April 26 को होती है. और ये ट्रंप भाई साहब कहते हैं अरे हमने रोक दिया सब कुछ. और उससे पहले मार्च के लास्ट वीक में ये पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल बनती है, जिसका CEO वो बनता है बिलाल. So what are the odds of this entire thing being just a coincidence, right? And वो जाओ है, जो वो CZ वो बंदा जो है वो Binance का जो फाउंडर था, now that guy is also the advisor to Pakistani Crypto Council. अब वो भाई साहब जो हैं, they have been
caught in money laundering cases and enabling fund transfers to terror groups and Hamas and Al-Qaeda and ISIS. वो पहले अरेस्ट हो चुका है वो भाई साहब, and he is the main guy advising the whole Pakistani crypto council, which is the basis for all these things happening. So all this अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ट्रम्प का इंडिया को like abandon करना was purely from his own profiteering like motive, right? कि वो कैसे वो फायदा करे. अगर ये सब करने के बाद अगर अमेरिकन सिटीजन्स का भी फायदा होता तो भी मैं समझ सकता था, पर अमेरिकन सिटीजन को फायदा इससे होगा नहीं, क्योंकि इस पूरे डील का, क्रिप्टो डील का उनसे कोई लेना देना ही नहीं है. ये जो सारा जिहाद का जो रोनाल्ड रेगन ने शुरू किया था काम, जो रोनाल्ड रेगन के टाइम में था, उससे अमेरिकन को क्या फायदा हुआ? वो कोई फायदा नहीं हुआ. $2 ट्रिलियन से अफगान वॉर पे लगा था, $2 ट्रिलियन, और जिसका भुगतान आज भी कर रहे हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस the interest rate on debt has become higher than the defense spending. Correct. Right. So that is being called as the first sign of the empire coming down. कि जब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने डिफेंस के लिए यूज कर सकें, तो तब आपका पतन शुरू हो जाता है. और वही साइन, पहला साइन जो है यूएस का इस पिछले साल देखने को मिला, और इस साल भी वैसे ही होगा और अगले साल भी वैसे ही होगा, बिकॉज वो चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज द एंटायर डेट इज इंक्रीजिंग. सो ट्रम्प हैज फॉलन इन द सेम ट्रैप दैट अदर प्रेसिडेंट्स हैव फॉलन. वो अपने आप को खुद को बचा नहीं पाए, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज इन इट ओनली फॉर मनी, एंड दैट इज वेयर इट इज. वो जो आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं उसका कोई लेना देना ही नहीं है सच्चाई के साथ. कि अरे ये इंडिया जो है उससे वो रशिया को फंड कर रहा है, रशिया की वॉर को, तो आप तो ज्यादा कर रहे हो. आपका जो पूरा किया हुआ है आपने पूरा वो सेट किया था पूरा यूक्रेन वॉर का, और आपका जो है ट्रेड जो है जो रशिया के साथ है वो तो 20% से ज्यादा इंक्रीज हो रही है. जो उनके इंपोर्ट्स हैं, दे आर ओवर 30% इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर एक्चुअली. और पुतिन ने कह भी दिया. हाँ, पुतिन ने कह भी दिया. करेक्ट. तो आप बोल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो स्कॉट बेनेट आता है, वो बेसेंट आता है, कहता है कि अरे ये दे आर प्रॉफिटेरिंग. रियली? So what is capitalism then? Like if you don't earn profits, so then what it is? Like what is it then? And if you don't take advantage of the market situation, that's what capitalism is all about. Correct. Maybe India, it's बहुत लोग ये भी कह रहे हैं Modi should have been more tactful with Trump. कुछ लोग कह रहे हैं he should have called him. तो मैंने कहा कि Modi cannot call Trump because nobody can be sure कि Trump उस कॉल को किस तरह से सोशल मीडिया पे डालेगा. Modi called, he was begging from me for this, that and everything else. But that's very important. आपने डिमोनेटाइजेशन पे जो बात कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है. मेरा भी वही विचार है कि demonetization will go down. History will be kind with Mr. Modi for demonetization. आज की तारीख में सारे के सारे लोग मजाक उड़ाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो आपने कही बात, प्रिंटिंग प्रेस, पाकिस्तान का कनेक्शन, आरबीआई इन्फिल्ट्रेशन, लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि जिस दिन से डिमोनेटाइजेशन हुआ उस दिन से पाकिस्तान में पत्थर, कश्मीर में पत्थर फेंकने बंद हो गए, और पाकिस्तान इकोनॉमी कोलैप्स्ड आफ्टर डिमोनेटाइजेशन. गो अहेड एंड लुक अप दैट कोइंसिडेंस. पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो गई डिमोनेटाइजेशन के बाद. It was one of the Modi ji's effort. Let there be more research on that. That कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना. तो भारत के लोगों को कष्ट हुआ, लेकिन निशाना कहीं और था, because पाकिस्तान का इकोनॉमी निरर्थक हो गया उसके बाद. आपको कहानी सारी पता है. जहां तक एक और बात उठती है इसमें कि जो आपने बहुत बढ़िया से इंट्रोड्यूस किया उसको, बेसेट की बात, सेक्रेटरी बेसेट ने जो कहा है, दो चीजें कही उन्होंने.
जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आया था कि मोदी अदानी, अदानी मोदी, मोदी अंबानी, मोदी अंबानी मोदी कनेक्शन जो बना रहे हैं सब, ये फैमिली अटैक, ये राहुल गांधी कहता था। ओनली अदानी 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 मोदी, अदानी मोदी, कितनी बार उसने कही है इस बात को। तो मेरा एक सजेशन था होगा मोदी जी से इस बात को आता है, let him offer a profit sharing plan to America. let's offer a profit, because America में profit sharing plan है, even as a retirement tool. You know that money purchase and profit sharing plan, आप जानते हैं, हम जानते हैं. Right. तो profit sharing plan है, तो maybe India offers Prime Minister United States, hey, let's do profit sharing. What mechanism will happen, I do not know, but that also is essential. But what I noticed in Bessent's Lindsey Graham और ये जो था Navarro, Pete Navarro, was a disgusting threat, very ungovernment-like, very threatening call. We will crush Russia, India, and China with 500% tariff if they don't behave themselves. How do you think this affects the whole conversation? Because these people are not nonsensical speakers. These people have a little bit of a clout in the system. Navarro is very close to Donald Trump. Right. President is his Secretary Treasury. These people are not riff-raff people. So how must India shape up on this matter? That's very important. To be or not to be, to hell with you. I am of the opinion that, आज बता दूं मैं आपको कि मैंने इस बात की भी बात कही थी पहले कि अगर विभूति झा के दिमाग में ये बात आ सकती है कि China President Xi must see through this particular thing, that India is not China's enemy. It is in China who has been playing hooky with India. So why doesn't Xi realize that India, China, if they come together, they become the world's biggest market center, economic activity. And that will become the tool to control the Western dominance. The market will control the production part of it. So do you see that rapprochement happening during this foreign minister's visit, whom Prime Minister also met? And Prime Minister is going to China. So China जो शत्रु बोध के हिसाब से देखा जाए, China doesn't mean well to India. Go back to Obama, who had proposed US-China axis, the two-nation theory. Right. Keeping that into account as a deep state play, as a top-level play, India becomes the third country inching very determined way forward. So is India a threat to both these countries? Because Germany, UK, France वगैरह तो कुछ नहीं कर सकेंगे इन दोनों का. एक ही कंट्री है जो उनकी बराबरी पे आ सकता है. Is the deep state collude using them to somehow pin down India? Right. So I think आपने इतना सही इसका कॉन्टेक्स्ट बांधा है और इतने अच्छे क्वेश्चंस लाइन अप किए हैं. एक मैं एक फैक्टॉइड बताऊं इंटरेस्टिंग सा कि 2008 की बात है. ये पीटर नवारो उस समय प्रोफेसर हुआ करते थे. I think UC Berkeley या UC like somewhere in California. Right. He wrote a book called The 8 Wars of China or The Coming Wars of China. तो उन्होंने मेरे जो वेबसाइट है दृष्टिकोण उसके लिए एक्चुअली एक आर्टिकल लिखा था. Oh, okay. तो दैट wait. I want to stop you here because this is for the दर्शकों to know. आप दर्शकों से अनुरोध है, देश कपूर जी एक बहुत ही बढ़िया कॉलम चलाते हैं, उनकी पब्लिकेशन है, अपना शॉर्ट टीवी भी करते हैं, उसका नाम है दृष्टिकोण. और आप दृष्टिकोण को सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा विचार ये है, मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं कि लोग, और इसकी चर्चा इसमें होती है कि हिंदुओं में यूनिटी नहीं होती. मैं कहता हूं कि हिंदुओं में यूनिटी तभी होगी कि अगर हिंदू जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करें. अगर आप दृष्टिकोण को पसंद करते हैं तो सपोर्ट करिए, नहीं करते हैं, नहीं पसंद आया, छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए. आप उनकी कन्नी मत काटिए, उनको डिस्ट्रॉय मत करिए. हम हिंदुओं में एक प्रवृत्ति है
कि हम एक दूसरे से ही ज्यादा लड़ते हैं, दुश्मनों को भूल जाते हैं इस तरीके से। तो आपने दृष्टिकोण की चर्चा की, आई वांटेड टू ऐड दैट एट दैट वेरी मोमेंट इटसेल्फ। Thank you so much. Like I really thank you for that. आपने हमेशा support किया है, and I think this is what I'm really grateful for, because आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो वो नेगेटिव चर्चा ज्यादा करना चाहते हैं, like without understanding like what the background is. Right. तो ये जो था पीटर नवारो, like उस समय he was a professor, he wrote that that anti-China thing, book लिखी थी उसने, how the US was facing 8 wars against China, and उसकी book वाकई में अच्छी थी, मतलब it was one of its kind at that time, and I think that is what propelled Trump to go for him in the first term. So out of nowhere he got a call, and he was like catapulted to that national scene. So that is one thing. ये जो है, जो see, beyond 50% of tariff, it doesn't matter how much it is, because the trade is already gone. वो तो खत्म ही हो गया, because अगर 50% आपको ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, then like where is the trade left? So the supply chains won't stop to look for के 100 होगा या like उससे कम होगा. At that point, the supply chains will start looking for something else, and they'll start changing their ways. So, jo Indian companies are, they'll like start looking for having ways to go through Mexico or whatever it is. They'll already they like must have already started doing that. So, ये 50 से 100 करेगा, 1000 करेगा, it really doesn't matter after that. But it's the disgust that is coming from Scott Bessent and Lindsey Graham, which is worth like analyzing and seeing कि उसका impact क्या होगा. जो सबसे बड़ा impact है वो तो obviously इंडिया का चाइना के साथ जाना है. चाइना का जो पूरा वो था, जो एंटी इंडियन जो माइंडसेट है, वो that is beyond the normal understanding. Well, nobody understands why they keep doing it, because it just doesn't make any sense. The only sense it makes to me is कि जो मतलब it is not like वो ठीक है, अगर वो इकोनॉमिक होता तो there could have been collaboration, so that could have been way out. It could have been political. अगर इतनी सारी वो चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई, कुछ तो बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट थी. Congress was quite leftist. They were more amenable to China. Things would have been fine, but they were not fine at that time also. The only thing I see is कि China का जो cultural revolution हुआ था, that was against the entire spiritual underpinnings of China itself. जो बुद्धिज्म और जो बाकी जो entire जो spiritual underpinning थी, God को हटाना and things like that. I think, as there was this general from China who has said that India had conquered China or had control over China without sending a single soldier. I think that still rings like in their mind very strongly, because जब तक Hinduism है, तब तक China का वो entire spiritual underpinning आना तय है. वो किसी ना किसी दिन वापस आएगा. That is something that CCP just cannot deal with. They want it to remain the way it is. So, in my view, I think over time, it could happen that CCP itself collapses. And बहुत सारे ऐसे indications हैं कि ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में. But be as it may, अभी जो situation है इंडिया और चाइना के साथ आने के लिए, वो आई थिंक वो रशिया के थ्रू ज्यादा पुश हो रही है, and which is good, because Russia and China and India, at least Russia and India understand, and also the global south understands कि जब तक ये वेस्ट की मनमानी चलती रहेगी, उनकी ये वॉर की इकोनॉमी और डीप स्टेट फंडेड बाय द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलता रहेगा, तब तक there is no way any other country can really live properly.
वो ईंट से ईंट बजाते रहेंगे, कंट्रोल करते रहेंगे, रिजीम चेंजेस करते रहेंगे, वो तब तक चलता ही रहेगा जब तक ये चीज खत्म नहीं होती. दिस कंट्रोल नीड्स टू गो. इट वोंट बी इजी, बट इट हैज टू बी डन. एंड अगर तो इस सारे चीजों से अगर अमेरिकन सिटीजन्स का फायदा होता है, सी द थिंग इज, पीपल थिंक कि अगर कोई बंदा इन सब अगेंस्ट डीप स्टेट, अगेंस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बात कर रहा है तो दैट पर्सन इज टॉकिंग एंटी अमेरिकन. नो, वी आर नॉट. And I'll tell you why. Because there has, between 1947 and 2020, the amount of money that has been spent on the military by US is $350 trillion. $350 trillion. लोग उसको कैसे देखते हैं मैं नहीं जानता, पर मैं बहुत क्लियर हूं कि दिस हैज टू बी द बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर फ्रॉम द सिटीजन्स टू द एलीट. Because that is what it is. ये सारा कॉन्ट्रैक्टर्स के पास गया है. और ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका एक भी वॉर नहीं जीता, और 2 तो ऐसी बुरी तरह से हारा, ह्यूमिलिएट होके भागा. एक वियतनाम की जो लास्ट हेलीकॉप्टर है वो सबको याद होगा, और जो अफगानिस्तान का जो लास्ट फ्लाइट जब गई थी वो भी सबको याद होगी. तो ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ डू यू स्क्वायर बिटवीन दीज टू थिंग्स कि यू हैव द बिगेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग मिलिट्री, एंड येट यू लूज एवरी वॉर unless you are not in it for winning the war. You are in it for making money from the war. And I think that's what it is. So, इस पूरे सिचुएशन में अगर मैं देखूं, और एक्चुअली रैंड कॉर्पोरेशन ने एक एनालिसिस भी किया था. उन्होंने कहा कि अगर ये वेल्थ ट्रांसफर ना होता बिटवीन द टैक्स पेयर्स टू द एलीट, तो जो लोग आज $65,000 साल के कमा रहे हैं, they would have been earning $135,000 a year. That means नॉर्मल आदमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. तो अगर तो ये सब बर्बाद करने के बाद अगर फिर भी अमेरिकन सिटीजन्स को फायदा हुआ होता तो भी मैं समझता. वो भी नहीं हुआ, वो भी और गरीब होते चले गए. तो it is in the interest of every American citizen to understand that this whole thing of regime change, of like interfering with the world order and the thrusting a world order of control, is not winning them, one, any good karma, second, any friends, and third, even any comforts also, like for themselves. वो लगता है कि वो कंफर्ट हो रहा है, पर हो नहीं रहा. इतने सालों में जो पूरा मिड वेस्ट जो है, पूरा जो रस्ट बेल्ट जो साफ हुआ है, वो हुआ ही इसीलिए है क्योंकि उन्होंने तो फायदा उठा लिया अपना जो उठाना था. सो आई थिंक के आगे आने वाले टाइम में द वे दीज गाइज आर गोइंग, दे विल मेक श्योर दैट, देखो, बिटवीन ब्रिक्स ने ये तो दिखा दिया कि कम से कम एक ऐसा अलायंस तो बन सकता है विच कैन एक्चुअली चैलेंज द सो कॉल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड, G7. वो 7 कंट्रीज के पास उतना जीडीपी नहीं है जितना इन 5 के पास था. right. तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो स्ट्रेंथ होगी उनके पास. सो व्हाई आर दे गोइंग टू sit and just keep watching everything happen? So things will change, and I think like that is what we need to like look forward के भारत के पास भारत अपने ऑप्शंस बनाएगा. इंटरनली जो है भारत को, जो मोदी जी हैं, उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इन द सेंस के he needs to go after things. He needs to have a better communication network that he does not have right now. मतलब जिस तरीके से पुशबैक होना चाहिए टू ऑल दीज narrative wars, that has not happened. Whether it was CA and NPC, कुछ भी हुआ हो, farm laws, that has not happened. अगर वो नहीं बोलते तो और कोई बोल नहीं सकता, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसी के पास. आपने मेरे दिल की बात कह दी देश जी. मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो काम करते हैं, हमारी जो कंपनी है, उसमें हम बहुत फोकस करते हैं कम्युनिकेशन पे.
वहां से मैंने अपने ये विचार निकाले थे, वर्ड्स मैटर, वर्ड्स चेंज माइंड्स, माइंड्स मूव माउंटेन्स। इसको लेकर के हमने 2014 में जब मोदी जी जीते थे, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को हमने सजेशन दिया था कि मोदी जी को चाहिए टू क्रिएट अ कार्डर ऑफ स्पोक्स पीपल बियॉन्ड हिमसेल्फ, एंड इंडिया की उनकी जो नैरेटिव होगी, जो अभी सत्ता में आए हैं, दिस नैरेटिव नीड्स टू बी टोल्ड, रीटोल्ड, told and retold as many times as possible. अकेले मोदी नहीं कर सकते हैं। Somewhere along the line, हम भारतीयों में एक बड़ी कमजोरी है साहब, जो हमने देखा है। मैं भारत जाता रहता हूं साल में 3-4 बार। भारतीयों में सीखने की प्रवृत्ति नहीं है। सीखने वाली बात वो पेलने वाली बात है। आप हमको क्या सिखाएंगे, हमें सब आता है। ये जो प्रवृत्ति है भारतीयों की, इससे हम बहुत मार खाते हैं। तो आप जो कह रहे थे कि वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपने बहुत सही उदाहरण दिया कि ये सब देखने में आता है कि हमारी मैसेजिंग वीक हो गई। आप देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर का ही देखिए, कितना प्रयास हुआ है सच बताने के लिए। राहुल गांधी चिल्ला रहा है पार्लियामेंट में, आप ट्रंप को क्यों नहीं कहते कि वो झूठा है। You know, things like that. I'm not saying Modi was wrong. I'm saying that narrative building and storytelling are big things in America. That's why they say perception is bigger than reality. Right. In politics. See, this is a very golden chance that India has. And you are totally right. And I'll tell you why also, because this is the first time that the leftist media in the US is actually open to having a dialogue with anti-Trump India. They are already giving stage to people who are actually saying things which are against Trump's entire work like that he's doing against India. अगर तो जो डेमोक्रेटिक उसमें है, अगर तो इंडियन कम्युनिकेटर्स के पास अगर दिमाग हो और अगर वो जाने के वो कैसे करना है, they can actually get a platform there. आप बहुत लोगों को अपसेट कर रहे हो। I know. कि अगर उनके पास दिमाग हो, अरे माय गॉड, they will challenge you and See, I'll tell you, मैं इंडिया में था तो मेरे को किसी वो like somebody who's very well known, I won't take his name obviously, उन्होंने कहा कि भैया आप यहाँ जो हो रहा है वो आप रहने दो, आप वहाँ के बारे में लिखो, और अगर यहाँ के बारे में कुछ लिखना है तो यहाँ के जो 3-4 न्यूज़पेपर्स हैं उनका पकड़ के आप लाइक उनका वो समराइज करके आप वहां लिख दिया करो वहां के न्यूज़पेपर में। मैंने कहा आपका ये कहना कि मैं इंडियन जर्नलिस्ट की चीजें पढ़ के उनको समराइज करूंगा, ये मेरे लिए एक इंसल्ट है, बिकॉज मुझे इंडिया में कोई ऐसा जर्नलिस्ट दिखाई नहीं देता जिसकी बात पे मैं विश्वास भी करूं, except for 1 or 2 like Palki Sharma or others. The rest have no idea of how actually to work things out like below a certain level. आप कुछ वो 3-4 आने शुरू हैं like Shivaru and Anand, Narasimhan and all those people, but otherwise people just talk at very very high and very shallow level. They have not discussed anything which has any like credibility at all. So उनकी बातों पे क्या विश्वास किया जाए, वो तो शर्मनाक बात है। देखिए, ये चर्चा मुझे बहुत आनंद आ रहा है और समय का अभाव हो जाता है आज, लेकिन 2 मुद्दे हैं जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिसपे कि आपने भी बताया था कि वो जो तस्वीर थी, ट्रंप अपनी टेबल पे बैठे हैं और यूरोप के सारे लीडर उनके सामने एज इफ ट्यूटर डांट सुनने के लिए बैठे हुए हैं सब, वो लगा था वैसे ही। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन नेटो एंड ईयू यूक्रेन के साथ? बिकॉज भारत का भी मामला उसी के कारण अटका हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने यूक्रेन पे वेस्ट को सरेंडर नहीं किया और ट्रंप की बात नहीं मानी, ये भी चिढ़ होगी उनको। तो NATO, I have said it in my show the other day, NATO without USA is NOTHING. और ट्रंप हेट करता है NATO को, ट्रंप हेट्स NATO,
As a result of which he wanted to get out of NATO in the very first time. He also hinted at that. तो उसने जबरदस्त उसको फोर्स किया नेटो को 2% देने के लिए, जो नहीं दे रहे थे, अमेरिकन पैसे पे जी रहे थे, मजे उड़ा रहे थे। उसके बाद इस बार उसने 5% कर दिया। तो 5% मैंने कहा कि 5% का फायदा किसका होगा? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जहां आप फिर से बात कर रहे थे उसी की। ये 5% जो नेटो बजट में जाएगा, it is a Robin Hood, it's a Three Musketeers club, right? White only members club for war with Russia. So the question is, why doesn't NATO admit Russia in NATO? The whole thing is over. Why don't you become friends? What is happening with NATO, EU, and Trump vis-a-vis Russia? Because Russia abhi chadha hua hai sab. Only country America fears is Russia, because Russia has equal capability to destroy America as much as America has to destroy Russia. Nuclear capability. The only two countries can destroy each other. That's where people must read the book by Stephen Cohen, who wrote the book War with Russia, who was advisor to all American presidents. So, us pe comment kariye. Then there is one more thing I wanted to touch upon. Okay. So, एक चीज हमें याद रखनी चाहिए। पहले तो मैं ये आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ये एडमिट भी करता हूँ, ये इसका समझना बड़ा मुश्किल है कि क्यों through all these years, through all these decades and even centuries, maybe, I think couple of centuries maybe, the West has been antagonistic to Russia. Religion एक, race almost एक, रेस भी सेम ही है, रेस भी अलग नहीं है। उनके जो किंगडम्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ शादियां करते रहे। डिस्पाइट दैट देयर इज समथिंग दैट वाज देयर इन वेस्टर्न यूरोप वेयर दे डिड नॉट अलाइन विद रशिया एट ऑल। उसका जो वो उनकी हेट्रेड कभी मेरे को समझ में नहीं आई है, एंड आई वुड लाइक टू रियली अंडरस्टैंड दैट। सो दैट्स वन। The other thing is that अगर तो प्यूटिन रशिया का अगर प्रेसिडेंट ना होता, कहीं और होता, he would have been a legendary visionary, and I'll tell you why. Because 1995 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो उस समय रशिया का पर कैपिटा जीडीपी था 1330 के आसपास। टुडे इट इज 14,000. It is not so easy, 10 times uska increase hona, over 10 times is no joke. You understand? So something he has done right, despite all the sanctions, despite all the like usko गिराने की कोशिश की गई, हर चीज की गई, और फिर भी जो रशिया था वो चलता चला गया। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो इकोनॉमी में आगे बढ़े, रशिया का जो हालत थी आफ्टर द सोवियत कोलैप्स इन टर्म्स ऑफ ऑल द वेपनरी दैट दे हैड, दैट वाज ऑल गॉन। ऑल द साइंटिस्ट्स वर गॉन, ऑल द मेन लैब्स वर, जो यूक्रेन या बाकी जगह पे थे, वो दे वर ऑल गॉन। एंड इवन विद इन रशिया दे हैव बीन कोऑप्टेड। फ्रॉम देयर टू वेयर रशिया इज टुडे, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। अगर ये चीज यूएस में हुई होती ना, तो दिस गाय वुड हैव बीन ग्रेटर देन एब्राहम लिंकन एंड जॉर्ज वॉशिंगटन, ऑल ऑफ दोस गाइज पुट टुगेदर। ही इज दैट ग्रेट अ गाय इन टर्म्स ऑफ फॉर हिज कंट्री, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही acted in such a way which seems to be authoritarian, but then all the factors that were there against him. I mean, George Soros ने 1990 के बारे में लिख दिया था, अपने georgesoros.com पे लिखा हुआ है उसने कि I entered Ukraine in 1990, and he wrote that. अगर वो there is actually a DC leak से एक पेपर निकला था, The Breakfast with George Pyatt. You can search for it, the audience, and you will find it. There actually जो George Pyatt था, he was ambassador of US to Ukraine. He handed over the entire foreign policy to George Soros and his organizations. So, and like listen to this thing with Jeff Sachs and John Mearsheimer, and they discuss the entire history like in detail about this. So
the thing is कि रशिया जो है, रशिया के खिलाफ एक इनहेरेंट एंड पैथोलॉजिकल हेट्रेड है ये पूरे वेस्ट की. वो उसका बेसिस मेरे को समझ में नहीं आया, बिकॉज लाइक आई ऑलवेज फील कि मे बी लाइक इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एंड द रेस्ट. मे बी इट वाज दैट, लाइक आई डोंट नो व्हाट इट इज. बट जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग, गोइंग फॉरवर्ड, I think the main, and like this about this I had written in July of 2022, because like I was actually doing research on something else, वो जो agriculture का control है, and I suddenly found यूक्रेन की वॉर तो यूक्रेन के लिए थी ही नहीं, बिकॉज यूक्रेन के पास कुछ है ही नहीं like, पूरे यूरोप को देने के लिए. Why would the European leaders put their entire existence on the line for a country like Ukraine? I could not find any reason. The only reason was because of the Arctic Circle. Arctic Circle जो है उसमें उसके पास 30% वहां पर ऑयल एंड गैस है, $1 ट्रिलियन से ज्यादा वहां पर रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसका पूरा सप्लाई चेन का जो वो ट्रेड रूट्स हैं, दैट चेंज. एंड रशिया हैज क्रिएटेड मिलिट्री बेसिस अक्रॉस the whole thing, because Russia actually owns over 50% of the entire Arctic Circle. And Russia के पास 40 से ज़्यादा icebreaker ships हैं, whereas compared to the entire Nordic countries, Canada, Denmark, US, everybody put together has no more than 12. So Russia has the entire Arctic Circle by the scruff of its neck. People are saying if the country or the force which controls the Arctic in the next 50 years or next 100 years will actually control the world. They are very right. They don't want Putin to be there. The only reason why China is hedging its bet with Russia is because China actually अपने आप को कहता है near Arctic power. इंडिया ऑल्सो वांट्स दैट. जो एंटायर वो INSC जो है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, जो चाबहार से रशिया की तरफ जाता है, दैट एक्चुअली गोज ऑल द वे टू द आर्कटिक. व्हाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? सो द थिंग इज कि दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पावर प्ले. इफ दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पावर प्ले, then it makes sense for the entire West, especially for Europe, to put its entire existence on the line, because उनकी existence वैसे ही नहीं रहेगी. The entire oil and gas that goes to Europe is in the hands of Russia, or they have to get it through Norway, which is more expensive, or through the US. How long will that work? So उनका एक जो pathological जो hatred थी, well, that has been, accentuated by the geopolitical realities of the future. कि भाई आप तो रहोगे नहीं प्ले में अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो आई थिंक द एंटायर जो वेस्टर्न जो लॉट है, जो यूरोपियन लॉट है, they keep bringing back the old सोवियत का ये वो जो इमेजेस हैं, little realizing that भैया वो नाजी की जो images थी, they were much worse, and none of you could actually stop the Nazis. It actually had to be the Russians who actually stopped them. That's right. So, right? That's right. So आप हो किस दुनिया में? तो और वो जो फोटोग्राफ थी वो मेरे ख्याल से इतनी आइकॉनिक थी कि एक तरफ वो ट्रम्प बैठे हुए हैं अपने ओवल ऑफिस में बिहाइंड हिज डेस्क, एंड सारे ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो नोट टेकिंग के लिए बैठे हुए हैं. द ओनली पर्सन हु एक्चुअली बिट्रेड हर इमोशंस वाज मेलानी. Yeah. And like that showed के entire discussion जो चल रही थी वो क्या थी, because she was the only one who gave an insight into the whole discussion. The entire tone of the discussion that was going on, and she was not liking it, nor did anybody else. But Europe is where it is because उसके पास कोई options नहीं है अभी. उसने इतने सारे सालों में कोई अपना डिफेंस मैकेनिज्म बनाया नहीं, except for France and UK. Nobody has a real defense mechanism. That's the truth. One last question.
And that give a very short answer to that. And this is related to the fact that after Operation Sindoor, Prime Minister Modi ji ने भाषण दिया था, कहा था ब्लड और पानी इकट्ठे नहीं होंगे. चर्चा की थी उन्होंने, there is no समन्वय between blood and water, जो वाटर ट्रीटी जो उन्होंने सस्पेंड की हुई है. एंड तो एक बात बताइए, हम बीसीसीआई के प्रमुख कौन है, और बीसीसीआई का जो क्रिकेट खेलना जो पाकिस्तान के साथ है, ये मुझे बड़ा शर्मनाक लगता है. बहुत शर्म, मुझ पर्टिकुलरली व्यक्ति विशेष को अगर आप कहें तो मुझे बहुत शर्म है इस बात की. मैं चाहूंगा कि अगर ये क्रिकेट, शायद एक भी क्रिकेटर ये कहे कि हम ना खेलेंगे, एक भी क्रिकेटर को शायद मर्दानगी दिखा के कहे कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलना चाहते. कोई नहीं बोल रहा कुछ, और देशवासी फिर क्रिकेट देखेंगे उसी तरह, उसी देश के साथ, पाकिस्तान के साथ, जो कि आपके देश की तौहीनी करता है हर एक ड्रॉप ऑफ द हैट, विदाउट एक्सेप्शन. व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वी? दिस इज, मुझे अपने आप पे ग्लानि हो रही है कि आज भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार है. क्यों? I think I agree with that. मैं आप ही के साथ हूँ इस चीज में. I think the only thing that may be causing this is कि उन्होंने जो रूल बनाया था, या जो अपना एक बनाया था कि पाकिस्तान के साथ हम सिर्फ पाकिस्तान के बाहर ही खेलेंगे. तो क्योंकि यूएई में है तो इसलिए they have to kind of follow it, but they could have backed out of the Asia Cup also. जो उन्होंने नहीं किया, जो उनको करना चाहिए था मेरी नजर में, खास तौर पे इस समय जब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑनगोइंग. खुद मोदी जी ने अभी पार्लियामेंट में बोला है. तो ये एक डेफिनेटली नेगेटिव है, वो मैं मानता हूँ. थैंक यू वेरी मच देश जी, बहुत ही wonderful. I think I exceeded 1 hour for the first time in my life, maybe once earlier on, but very fruitful, very useful, very wonderful thought processes you shared and experience, and you narrated the history. मेरा दर्शकों से एक अनुरोध है, जितनी नाराजगी ट्रंप पे है, वो नाराजगी आप 0.5 जो एलिमेंट्स हैं भारत में, उनके प्रति भी दिखाइए. हम भी उतने ही नाराज हैं मिस्टर ट्रंप से जितने आप हैं. I have been a Trump supporter. I have been a Trump supporter since 2016, the proverbial walk down the escalator. And I have been a Modi supporter ever since 2014, when people asked me, why are you supporting Modi? But that's history. आज भी मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना विश्वास है कि कभी न कभी, कहते नहीं कि शायद ये क्लिक हो जाए कि यार गलती कर रहा हूँ. Right? I hope Trump gets that. For that, you and I have to try. Because you remember one thing, Trump is a manageable entity. Democrats are principally against India. I agree. That is something which you have to remember. To all Indians who are Democrats and they are now telling us, देखो ट्रंप ने क्या किया भारत के लिए. मैं कह रहा हूँ, hang on buddy, there is an aberration. ट्रंप ने पाकिस्तान के आलिंगन किया है, तो राहुल गांधी तो सोता है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ. आपकी नाराजगी उसके प्रति क्यों नहीं है? स्टालिन के प्रति क्यों नहीं है? ठाकरे ब्रदर्स के प्रति क्यों नहीं है? ममता बनर्जी के खिलाफ क्यों नहीं है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों नहीं है? इनकी बोलती क्यों नहीं बंद कर रहे हैं आप? उसको भी करिए. कांग्रेस पार्टी तो पाकिस्तान जाके ओपनली मांगती है हेल्प, मोदी को हटाओ. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वन थिंग, Modi is the reason why the whole thing is happening. The choice is yours, entirely yours. Thank you, Deshji. और मैं हमेशा कहता हूँ, सत्य में जयते. सत्य को जीतने के लिए आपको उठ के खड़ा होना पड़ेगा. सत्य अपने आप से नहीं जीतता. Thank you very much for joining. Thank you so much.